ओके, सो अगर प्रीवियसली बात करें हम जो रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे हम, सो इससे पहले हमने प्रैक्टिस शीट और टेस्ट का डिस्कशन किया। उससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग किए थे रिगार्डिंग द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन रूल। तो यहाँ पे हमने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सो बेसिक थे सीरीज और पैरेलल, जिस पे हमने बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी देखी कि कैसे रिडक्शन टेक्निक का यूज़ करके हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर हम डिस्कस कर रहे थे एक स्पेशल कॉम्बिनेशन जिसमें हमने सॉर्टिंग की हुई थी। अगर रेजिस्टर्स को बीच में से एक वायर ज्वाइन कर देते हैं तो उसमें सॉल्विंग टेक्निक क्या होती है, मैंने बताया सर्किट रीड्रॉ करके हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पार्ट था मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हम एक अच्छा डिस्कशन कैसे कर सकते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक और डिफरेंट वैरायटी स्टार्ट करने वाले हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में से। सो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो सेगमेंट हम डिस्कस करते हैं। सो दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। सो इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। सर रिपीट कीजिए प्लीज, आपने क्या बताया? क्या हुआ अमित राज बोले? जो आपने बोला वो क्लियरली सुनाई नहीं दिया मुझे। It's okay. Just I was talking to start Wheatstone Bridge. Okay, Wheatstone Bridge combination. तो अगर हम बात करें तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन होता है क्या है, पहले इसे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का कॉम्बिनेशन है। ऑफ कोर्स व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नेम है। तो सिचुएशन क्या है, ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन क्या है, ये कब यूज होगा? पक्का जब आपको मोर देन 5 रेजिस्टर्स आपको दिखेंगे। सो ये जो मिनिमम एप्लीकेबल होता है ये होता है मोर देन 5 or more than 5 resistors. Okay, so or I can write 4 or more than 4, sorry 5 और more than 5 के लिए। फाइव और मोर देन 5 रेजिस्टर्स के लिए देखिए ये कॉम्बिनेशन क्या है और इसको हमें क्या क्या डील करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है, कर लेते हैं। सपोज ये इनपुट पॉइंट है, तो आपको पहले फील करना चाहिए कि व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन क्या है। सबसे पहले होता है कि किसी भी वायर से स्प्लिट होती हैं दो वायर्स। सो व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन की सबसे खास बात है कि पहले दो वायर स्प्लिट होती हैं। सो लेट्स से हमने ये दो वायर स्प्लिट की हैं एक सिंगल वायर से। अभी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है कि जो दो वायर स्प्लिट होने वाली हैं, दैट मीन्स इफ आई एम नेमिंग इट एज ए और ये पॉइंट है लेट्स से सी एंड डी। सो जो दो वायर स्प्लिट हैं उनको भी एक रेजिस्टर कंबाइन करता है, उनको भी एक रेजिस्टर ज्वाइन करता है। तो ये हो गया हमारा एक कॉम्बिनेशन, वन स्टेप कॉम्बिनेशन ए एंड सी के बीच में। फिर उसके बाद है सेम सी से फिर एक और वायर मिलती है जो आउटपुट की तरफ जाती है इस तरीके से। सेम डी से भी एक वायर जाती है और जो आउटपुट की तरफ पे जाती है ये पॉइंट से बी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 5 वायर्स का उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। सो व्हीटस्टोन ब्रिज का आइडेंटिफिकेशन था कि इनपुट से दो वायर स्प्लिट होंगी, लेट्स से R1 एंड R2 है, और फिर वो वापस आउटपुट पे मिल जाएंगी एक दो डिफरेंट रेजिस्टर से, लेट्स से R3 एंड R4। और बहुत खास बात होगी कि वो जो बीच के दो कनेक्शन पॉइंट है वहां पर भी एक रेजिस्टर होगा R5। अब दिक्कत ये है कि इसका आर इक्विवेलेंट निकालना इतना टफ क्यों हो जाता है, रीजन क्या है? रीजन ये R5 प्रॉब्लम कर रहा है। अभी हम बोल नहीं सकते कि विच टू आर इन सीरीज, बिकॉज यहाँ से करंट जाएगी तो R5 में भी चांसेस है ना कि स्प्लिट हो जाएगी करंट। सो अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते कि करंट किन पार्ट्स में सेम है। सो सीरीज पैरेलल गेस करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इन केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल पैटर्न हुआ कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। अभी हम अपने काम की बात करते हैं। सबसे पहला बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो सर मोर देन 5 में कैसे हो सकता है? मोर देन 5 में ये एक रेजिस्टर है, इसके भी पैरेलल में एक लगा दिया। सो इनडायरेक्टली वी कैन से कि इसका एक इक्विवेलेंट सिंगल ही आएगा ना। हाँ। क्लियर? यस। ओके, सो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की बात करें, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस्ड का मतलब क्या है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन देखने को मिलेंगी। बैलेंस्ड तब होगा इफ
R1 अपॉन R2 का जो रेशियो है, जो इनपुट से वायर आ रही हैं, उनका रेशियो अगर R3 बाई R4 से मैच कर जाए तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? मतलब कभी अगर R1 बाई R2 जो इनपुट से दो वायर आई हैं और जो आउटपुट से दो वायर आई हैं, उनके रेजिस्टेंस का रेशियो अगर मैच कर जाए तो इस केस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस केस की कंडीशन खास बात क्या होती है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसमें प्रॉपर मैथमेटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से सॉल्व करेंगे तो एक बात पता चलती है, इफ ये कंडीशन है देन व्हाट हैपेंस एक्चुअली, देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C एंड D इज सेम। सो ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, पोटेंशियल ऑफ C एंड D इज सेम, मतलब हमें देखने को मिलता है कि VC इज इक्वल टू VD है। क्लियर? अच्छा, अब देखो इससे एक काम की बात क्या पता चलती है, अगर हमें पता है कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है C एंड करंट फ्लो ही नहीं होता। तो इसका मतलब R5 में कोई भी करंट नहीं होगी। तो इससे एक बेनिफिट मिलता है, इट मींस देयर इज नो करंट इन R5, सो देयर इज नो करंट इन R5। सर लेकिन हमें ये पता कैसे चला कि पोटेंशियल ऑफ सी इज इक्वल टू सॉल्व करके बेटा, व्हीटस्टोन ने ये कॉम्बिनेशन बनाया और चेक किया कि इन रेशियो पे यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ पर एक रेजिस्टर के साथ क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और चेक किया जब इनके रेशियो मैच कर रहे थे तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या आ रही थी, जीरो। इससे प्रूव होता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टर है उसमें करंट नहीं आएगी। रीजन क्या है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया है। ओके, सर ऐसे फिर कैलकुलेट करके बस निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट वो आपको क्लास 12th में सिखाएंगे हम। किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करके हम दोनों लूप में सॉल्व करके निकाल सकते हैं आंसर। ओके, जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर वही आता है, दैट करंट इन R5 इज जीरो। ओके, बट वो हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। सो देयर इज नो करंट इन R5। अब इससे होगा क्या, ईदर वी कैन रिमूव द R5 नंबर वन बिकॉज देयर इज नो करंट इन R5, और एज वी नो अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है दैट मीन्स वी कैन ज्वाइन देम बाय वायर। ओके, और वी कैन राइट देम एट सेम पॉइंट, जैसे मैंने बताया था कि दो पॉइंट्स है ये सेम है, सो वी कैन राइट देम ऑल टुगेदर, लाइक ये 2 है ये 3 है, सो 2 and 3 वी कैन राइट एट अ सेम पॉइंट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्प्लिट इट इन टू पार्ट्स। लाइक अगर क्वेश्चन हमें दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज का, सो सपोज ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन है और हमें पता है कि R1 R2 का रेशियो सेम है, सो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसके दो पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। ओके, नंबर वन, R5 को रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि हम इसे सिर्फ इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके, सो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं सिर्फ। अभी इसमें हुआ क्या, यहाँ पे हमने R5 को रिमूव कर दिया तो ये सिर्फ बचा R1 R2 R3 R4, और मुझे लगता है अभी ये R इक्विवेलेंट बहुत आराम से निकाल सकते हो, ऊपर के दो किस में सीरीज में, नीचे के दो किस में सीरीज में, और उन दोनों का पैरेलल। तो अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो देखो वो क्या दिखेगा, R1 प्लस R3 ये सीरीज में इनटू R2 प्लस R3 सॉरी R4 ये सीरीज में, सो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इसे एज अ फॉर्मूला मत याद करने लगना, कुछ लोग इसे फॉर्मूला समझ लेंगे, बेटा फॉर्मूला नहीं है, बहुत स्ट्रेट आंसर है कि R5 को जब हटा दोगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो इनका बचेगा पॉइंट वो आ जाएगा पैरेलल में। सो मैं उसे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइप का कर दूंगा। तो ये सिर्फ एक लिखने का टेक्निक है कि किस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे मैंने बताया सी और डी जो है वो पॉइंट सेम है, तो मैं उन्हें साथ में भी लिख सकता हूँ। सो अगर मुझे चाहिए तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सर फ्री वायर जैसे फिर यूज कर। हाँ एज अ फ्री वायर जैसे उन दोनों पॉइंट को सेम पॉइंट पे भी लिख सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, तो हमें ये जो R1 और R2 है वो पैरेलल बन जाएंगे, R1 एंड R2, और ये पॉइंट बन जाएगा C एंड D। तो लेट्स से मैं लिख दे रहा हूँ जस्ट C, ये पॉइंट बन जाएगा C और ये बन जाएगा R3 एंड R4। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले दोनों का पैरेलल निकाल दें और फिर उन्हें ऐड कर दें, तो जैसा आपका मन करे
वैसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, बट पहला वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है एज कम्पेयर टू सेकेंड वन। सो बट कभी पूछ लिया जाए इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया आपको कि पहले दोनों का पैरेलल निकालते हैं, लाइक R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, एक ये हुआ, प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R3 इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4। 3 प्लस अच्छा, अभी देखो अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत अलग आंसर आएगा। अभी आपको लगेगा कि सर इसे अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आंसर अलग आएगा, बट नहीं, सेम आएगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन R1 by R2 is equal to R3 by R4. If you use this condition, you will find both the results will give the same value. तो यही हमारा आइडिया था कि अगर ये कंडीशन है तो व्हीटस्टोन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हुई बैलेंस व्हीटस्टोन की। बेस्ट क्या होता है, ये टफ होता है थोड़ा, बेस्ट होता है आप रिमूव कर दो, काम बन जाएगा। क्लियर? किसी को इसमें कुछ डाउट है व्हीटस्टोन कैसे सॉल्व करना है बैलेंस्ड वाला तो बता दो। नहीं। ओके गुड, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। लेट्स से सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, अनबैलेंस्ड। ओके, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रॉब्लम क्या होगी कि अभी वैल्यू सेम नहीं है। ओके, सो अगर वैल्यू सेम नहीं है तो फिर आपको कुछ डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा सॉल्विंग के लिए। तो सॉल्विंग के लिए अभी एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि सपोज ये R1 है और हमें पता है कि इनके रेशियो सेम नहीं है। ओके, सो इनपुट वायर्स के और आउटपुट वायर्स के जो रेशियो हैं वो लेट्स से सेम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये R5 है हमारा, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये A, B एंड द वैल्यूज आर R1, R2, R3, R4. Okay, so now if these ratios are not same, like R1 is not equal to R3 by R4, then क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि potential of C is not equal to potential of D. That means there will be current in wire C to D. So it means there will be current. So there will be current in R5. अच्छा, अभी क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि अच्छा चलो करंट होगा तो किस तरफ होगा, ये कैसे पता करेंगे कि करंट किस तरफ होने वाला है। तो वो अगर हमें चेक करना है कि करंट किस तरफ होने वाला है तो वो बहुत ही सिंपल है। कैसे, थोड़ा सा लॉस का टेक्निक लगाएंगे। मैंने बताया था कि अगर करंट फ्लो हो रही है किसी रेजिस्टर में तो यहाँ पर लॉस होता है पोटेंशियल का, इसमें कितना लॉस होता है, V इज इक्वल टू आई आर जितना लॉस होता है। ओके, जितना ज्यादा आर होगा उतना ही ज्यादा लॉस होने वाला है। तो अगर मैं थोड़ी सी टेक्निक की बात करूं, यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात करूं कि लेट्स से अगर सिचुएशन कुछ हो जाए ऐसी इस तरीके की, इफ R1 बाई R2 का रेशियो ज्यादा हो जाए किससे, R3 बाई R4 से, इसका मतलब ये हुआ कि यार R1 ज्यादा हो गया R2 से, तभी उनका रेशियो ज्यादा आने वाला है। तो इसका मतलब अगर R1 ज्यादा हो गया तो लॉस भी किसमें ज्यादा होगा, R1 में ज्यादा होगा। ये चीज मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, आप तुरंत याद कर सकते हैं कि इससे पता चल रहा है कि R1 ज्यादा है R2 से, इसका मतलब ये है कि R1 पे लॉस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जब लेट्स से A पॉइंट पे एक पोटेंशियल था बट R1 ने ज्यादा लॉस करा दिया तो C के पास पोटेंशियल क्या बचेगा, कम बचेगा। तो फिर D से C तक फ्लो। Yes, so then VC will be less than VD and the current flows from higher to lower potential. So that means the current will flow. So the current will flow from D to C. सर ऐसे क्यों होता है पर? फिर से मैंने बताया कि यार ऐसा होने का रीजन मैंने जस्ट बताया आपको कि दो रेजिस्टर लगे हुए हैं। ओके, तो अगर आप इसमें हमारे पास 20 वोल्ट था, ठीक है, बट यहाँ पर ज्यादा लॉस हो गया तो यहाँ पर लेट से 15 वोल्ट का लॉस हुआ तो रिमेनिंग 5 होगा, बट यहाँ पर लेट से कम लॉस हुआ है। सो इसका मतलब ये बचा है 10 वोल्ट, मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, दैट मीन्स देयर इज अ करंट बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जस्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि उस वायर में करंट कैसी होगी। अदरवाइज वी यूज गैल्वेनोमीटर टू चेक। एक्सपेरिमेंट में आपको यही करना होता है, आपको वेरीफाई करना होता है कि करंट किस तरफ मूव करेगी,
तो आपको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना होता है, चेक करना होता है कि करंट किस तरफ जा रही है। और इसका सेकेंड पार्ट एकदम क्लियर है। इफ लेट्स से R1 बाई R2 कम है, इट इज लेस देन R3 बाई R4, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, देन potential of D, potential of C will be greater than potential of D. That means current will flow from C to D. Okay. अभी एक प्रॉब्लम है। ओके अभी एक प्रॉब्लम पता है क्या है कि यार अगर R5 को अब हम हटा नहीं सकते बिकॉज देयर इज करंट, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए स्पेशल टेक्निक रहती है। अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, ऑल दो याद रखना है ये 10th के सिलेबस से बाहर है। 10th के सिलेबस में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं आता है, कभी नहीं पूछा जाता, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पूछा जाएगा। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार आपको बुक में कई क्वेश्चन दिख जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता के रखता हूँ कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक है डेल्टा वाई कन्वर्जन। टेक्निक है डेल्टा टू वाई कन्वर्जन। ओके ये टेक्निक हम यहाँ पर यूज करेंगे, डेल्टा टू वाई कन्वर्जन। मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे एक डेल्टा या ट्रायंगल आपको दिख जाता है, ठीक है, लेट्स से ये है R1, ये है R2, ये है R3, क्लियर, और इसे मैं एक इक्विवेलेंट y में कन्वर्ट कर दूं, मतलब इस तरीके का फिगर बना दूं, और ये वायर बन जाएगा 1 और 2 के बीच का है, सो इसलिए इसका नेम बनेगा R12, इसका नेम बनेगा R13, एक्चुअली 31 लिखेंगे, लिखने का पैटर्न 1 2 2 1 3 1 लाइक, सो ये बन जाएगा 2 और 3 का R2 R3। तो ये हो गया एक कन्वर्जन कि अगर हमें एक डेल्टा को y में कन्वर्ट करना है या फिर स्टार भी बोल देते हैं, तो हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ और यही हमारी टेक्निक है इसको सॉल्व करने की। तो फॉर्मूला, सपोज आपको सर R12 ये नहीं समझा कन्वर्जन। कन्वर्जन, इट इज लाइक ये ट्रायंगल है, इन दोनों के बीच का हमने एक रिजल्टेंट ऐसे निकाला, इन दोनों के बीच में ऐसे निकाला और इन दोनों के बीच में ऐसे निकाला, दैट मीन्स और सर R3 R2 और R12 की वैल्यू कैसे हुई? R1 R2 is like 1 और 2 के बीच में, that's why I named it as R1 R2. ओके ओके हाँ हाँ ठीक है, ये जस्ट नेमिंग पार्ट है। इस डेल्टा का ये वायर सेक्शन है, ओके 1 और 2 के बीच में है वो वायर, इसलिए हमने 1 2 नेम दिया है। अभी क्लियर है? मैं हाँ लिख सर। देता हूँ। अच्छा ये वायर 1 है, ये वायर नंबर 2 है, ये वायर नंबर 3 है, तो इस तरीके सर से नेम या सर मतलब R1 के लिए जो वायर की लेंथ है वही सेम लेंथ लाइक R12 में रहेगी? सेम लेंथ नहीं होगा, लेंथ चेंज हो जाएगा। ये एक इक्विवेलेंट परसेप्शन है, मैंने बताया था फिजिक्स में इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जो काम ये करने वाला है, ये डेल्टा जो काम करेगा वो काम हम इस वाई से भी करवा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना पर्पस है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये और ये बिल्कुल सेम होने वाले हैं, बिल्कुल अलग दिखेंगे ज्योमेट्री में। सिर्फ इट इज लाइक कि आप एक बकेट है, आप उसको टैप वाटर से भी फिल कर सकते हो, एक टैप लगाकर फिल कर सकते हो, और आप एक जग या मग से उसमें वाटर इंसर्ट करा सकते हो, पोर्ट कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं। तो एक बकेट को फिल करने के डिफरेंट मेथडोलॉजी हो जाएगी। तो ये एक डिफरेंट मेथडोलॉजी है, एक हो गया ट्रायंगल सेक्शन और एक हो गया वाई सेक्शन। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कभी अगर कोई ट्रायंगल सॉल्व करना टफ हो तो हम उसे वाई सेक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कन्वर्जन का, वो होता है अगर हमें R12 चाहिए, सो वी यूज R1 इंटू R2 अपॉन R टोटल। क्लियर? सर या सर लेकिन जब हम डेल्टा से y को कन्वर्ट कर रहे हैं तब हम मतलब करंट के ओरिजिन कैसे डिटरमाइन करेंगे? नहीं, करंट के ओरिजिन नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए सिंगल कनेक्शन में ये कभी पॉसिबल नहीं है, हमेशा कॉम्प्लेक्स सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है, हाँ सर। हमेशा कॉम्प्लेक्स सर्किट में, सर ऐसे R आप total करंट means इनपुट नहीं R1 डिफाइन plus कर R2 सकते। plus R3। या सो हाँ सर, आर टोटल मतलब R1 प्लस R2 या यस यस, R? एक मिनट, R12 का एक्चुअल मीनिंग है R1 इंटू R2 अपॉन
R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मीनिंग है इसका। ठीक है, एक और लिख देते हैं, लेट्स से R23, सो इसका मीनिंग होगा R2 इंटू R3 R2 into R3 by R1 R2। प्लस R2 प्लस R3। अभी समझ आया क्या है? हाँ sir। हाँ सर। ओके ठीक है, सो ये वाला हटा देते हैं फिर R टोटल, ये कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। इसके जगह पे स्टार्टिंग वाला लिख लेते हैं, लेट्स से R31, सो इसका मतलब होगा R3 R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो इस तरीके से हम डेल्टा टू वाई कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सोचो इसका व्हीटस्टोन में क्या काम है, तो व्हीटस्टोन में फील करना, व्हीटस्टोन ऐसा दिख रहा था, ये अभी सॉल्व करने में प्रॉब्लम थी, इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम थी, तो हमने दो ट्रायंगल टारगेट किए और उन्हें कन्वर्ट कर दिए वाई में। तो देखना, ये हमने कन्वर्ट किया इसे वाई में, डन, ये कन्वर्ट किया हमने इसे वाई में। अब देखो जरा फिगर क्या बन जाएगा, देखना अभी फिगर कैसे दिखेगा, फिगर दिखेगा इस तरीके का। अभी बताओ कर सकते हैं ना इसको सॉल्व, समझ आया सबको हाँ sir। कि एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन में, बिकॉज हम R5 को हटा नहीं सकते, बट हम डेल्टा टू वाई कन्वर्जन लॉजिक का यूज करके कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक हाँ कन्वर्जन लिख देता हूँ, आप लोग के लिए सॉल्विंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर अगर कन्वर्जन लिखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। लेट्स से ये अपना R1 था, देन दिस वाज R5, सॉरी। तो मुझे लगता है अभी ये सबको फॉर्मूला तो याद कर लेना है। यूजुअली ऐसा अभी आपको एग्जाम में तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बट बुक्स में से सॉल्विंग में मिल जाएगा, और शीट जो दूंगा मैं उसमें से सॉल्विंग में आपको दिख जाएगा। ऐसे एक दो क्वेश्चन ही होते हैं, बट काफ़ी फेमस होते हैं फिर, जो बाकी लोगों से बनते नहीं हैं, सो उनको हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं। R5 R3 R4, तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इसके हम इक्विवेलेंट y में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका y बना देता हूँ कि ये इसका y हो जाएगा इस तरीके का, और इसके y को यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसा दिखेगा इस तरीके का। ये बन गया हमारा पूरा y कन्वर्जन, और जो एक्चुअल था व्हीटस्टोन जो प्रॉपर था वो कुछ ये था। तो इस तरीके से हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। इसकी नेमिंग कर देते हैं, अगर नेमिंग देखें तो ये बनेगा 1 और 2 के बीच वाला, मतलब ये है R12, ओके। देन इसकी बात करें, ये है R12, ये जो ऊपर होगा ये किसके बीच में, 1 और 5 के बीच में, ये R15 है। ये है 2 और 5 के बीच में, ये है R25। ये है 4 और 5 के बीच में, R45। ये है R3 और 5 के बीच में, 35। और ये है R3 और 4 के बीच में। क्लियर है सबको? सर आपकी आवाज कट रही थी बीच में। सर आई नहीं, कुछ भी आवाज नहीं आया बीच में। ओके, अभी हाँ नेट देख लीजिए। चलेगा, ठीक है। तो अभी जस्ट ये इनकी नेमिंग हम ऐसे कर सकते हैं। नेमिंग में किसी को डाउट है क्या? फिर जस्ट से नेम जो रेजिस्टर्स है दो उनके बीच में हम लिख सकते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चंस देता हूँ, अपन सॉल्विंग करेंगे अच्छे से, तुरंत हो जाएगा। दो ही चीजें हैं, फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ। अगर बैलेंस्ड है, बैलेंस कैसे चेक करना है, इस कंडीशन से चेक करना है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। क्या करना है, R5 को रिमूव कर दो। R5 को रिमूव करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिगर ऐसा बन जाएगा, और बहुत ही सिंपली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन अगर अनबैलेंस्ड है, विच मीन्स दिस इज नॉट एप्लीकेबल एज R1/R2, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फिर हमें वहां पर यूज करना पड़ता है कॉम्बिनेशन वाले का। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन वहां पर यूज करेंगे और बन जाएगा काम। तो कुछ एग्जांपल सर, देख, अनबैलेंस्ड वाला जो फॉर्मूला है वो बैलेंस्ड में यूज करके आंसर सेम आता है। आंसर सेम आएगा, एग्जैक्टली आंसर सेम आएगा, बट जरूरत नहीं होगी। क्यों? हाँ क्योंकि अनबैलेंस्ड में, सॉरी बैलेंस्ड में R5 काम ही नहीं कर रहा। अब अगर आप R5 को यूज कर लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा ना। ठीक ओके। है, हाँ तो बैलेंस्ड में यूज क्यों करेंगे, while we know that R5 is not in use. ओके, बीच में। ठीक है, लेट्स सी देन।
एग्जांपल देख लेते हैं। आप सर लोग आपकी आंसर आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही है। या एनी डाउट? ओके, आंसर्स आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज सर कर। नहीं सुनाई दे रहे। मेरा वॉइस अभी नहीं आ रहा क्या आपको? नहीं, सर अभी आया। अभी आया, पहले आ नहीं रहा था। हाँ सर, आपने समझाया वो सुनाई नहीं दिया। सर एक बार वापस समझाना, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ओके, यार अनबैलेंस्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले दो कंडीशन होती है व्हीट स्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन में। दो कंडीशंस है हमारे पास, नंबर 1 बैलेंस्ड और नंबर 2 अनबैलेंस्ड। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। कैसे चेक करते हैं? रेशियो से। कैसे? जो इनपुट से दो वायर क्रॉस हुई हैं और जो आउटपुट पे दो वायर आने वाली हैं, उनका रेशियो कैसा है। अगर उनका रेशियो मैच कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। अब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सॉल्व करना बहुत ईजी है। कैसे कर सकते हैं? वी कैन जस्ट रिमूव दिस R5 और वो इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। R5 रिमूव हो जाएगा, देन वी कैन सिंपली से कि these R1 and R3 are in series, then R2 and R4 are in series and both will be in parallel। तो ये था जस्ट अगर हमें बैलेंस्ड को सॉल्व करना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और कि आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए बहुत अच्छे से। समटाइम्स क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ होता है, वेदर इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट। सो आइडेंटिफिकेशन रूल मैं बता रहा हूँ। फ्रॉम एनी वायर देयर विल बी स्प्लिटिंग इनटू वायर, then again they will join to a same point, done। but the major thing is there will be a contribution or a connection between those two points। ये आइडेंटिफिकेशन होता है व्हीटस्टोन का। अनबैलेंस्ड की बात कर लेते हैं। अनबैलेंस्ड की बात करें तो उसको हमें डेल्टा टू वाई कन्वर्जन से चेक करना पड़ता है। डेल्टा टू वाई कन्वर्जन के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि जिन दो वायर्स के बीच में हमें वायर लेके आना है, सिंगल वायर लेके आना है, उन दोनों का मल्टीप्लाई बाई आर टोटल। और इस तरीके से हम दो पार्ट में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हो जाने के बाद अभी तो क्लियर होगा सबको कि ये दोनों वायर सीरीज में दिखेंगी, ये दोनों वायर सीरीज में दिखेंगी। इन दोनों का जो पैरेलल आएगा, इन दोनों का जो पैरेलल आएगा वो फिर वापस से तीनों से सीरीज में हो जाएगा। सर इसमें करंट कहाँ से सर कहाँ फ्लो हो रहा है वो मैटर नहीं करता। सर नहीं, ये टेक्निक है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है वो मैटर नहीं करेगा। जस्ट हम सॉल्व कर सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं करंट कैसे होगा। यस अमित राज बोले। सर मुझे लॉजिक समझ में आ गया, बट आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई कैसे किया मुझे वो नहीं समझ। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, ये जो डेल्टा बना हुआ है, देखें सब, ये डेल्टा, इसको y में कन्वर्ट किया। ईच टू वायर्स के बीच में एक सिंगल वायर कनेक्ट किया, तो ये हमारा एक हो गया ये y, डन। फिर इस तरफ भी एक डेल्टा था, उससे भी हमने एक y बनाया और उस y को ही हमने सॉल्व किया। so instead of solving these delta we solved the equivalent y। ओके, तो ये दोनों डेल्टा के जगह पे हमने y रख दिया है और ये मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है y वाला। सर या सर इसमें जो मतलब टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 होगा ना? हाँ, मतलब टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस, नहीं नहीं नहीं, इस पे पहले हाफ पार्ट का निकाल के और वन एक प्लस। लेफ्ट हाफ का निकालेंगे। ये दो क्वेश्चन हो गए ना, हमने हाँ दो सर, R1 प्लस R2 प्लस R3 एग्जैक्टली दो डेल्टा R5 है। कन्वर्ट किए हमने। ऐसा थोड़े ना कि हमने एक ही को पूरा कर दिया है, दो डिफरेंट डेल्टा को डिफरेंट वाई में किया है। बाई लक वो दोनों ऐसे ज्वाइंट हैं। ओके, देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं तो अभी आपको आइडिया लगेगा। अभी बताओ अगर कुछ डाउट है अभी भी, अदरवाइज एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे बेटर रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग देम।
सर या सर ये बैलेंस्ड फीड स्टोन ब्रिज है ना? हाँ बैलेंस्ड है, सबको बताना नहीं था, सब लोग को सॉल्व करें, आंसर करें। चले अभी बता ही दिया है तो डिस्कस कर ही लेते हैं ये पॉइंट कि ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। कैसे दिख रहा है? सर 10 आता है। हाँ ठीक है, जो इनपुट के रेजिस्टर्स हैं हम उनका रेशियो लिख सकते हैं। तो मैं अगर बताऊं क्यों इट इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन, सो इट इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्यों बैलेंस्ड है? रीजन है बिकॉज 10/20 का जो रेशियो है दैट इज वेरी इक्विवेलेंट टू 5/10। तो ये दोनों सेम है, रेशियो दोनों का 1/2 आने वाला है। दैट्स व्हाई विल रिमूव द 30। सो रिमूव 30, सो रिमूव 30 ओम। देन सिचुएशन क्या हो जाएगी, हमारे पास होगा ये 10, ये 5, देन ये 20 एंड देन दिस 10। सो लेट्स सी द आंसर। देन क्या सॉल्विंग हो जाएगा, ये 10 है, ये 5 है, ये 20 है, ये 10 ओम है। तो अभी क्लियर है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। सो इन दोनों का आंसर हम सॉल्व करके लिख दें। सो इन दोनों का सॉल्विंग आ जाएगा एक रेजिस्टर, और इन दोनों का सॉल्विंग आ जाएगा एक रेजिस्टर। तो दिस विल बी 15, दिस विल बी 30। इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर 15 एंड 30 का आर इक्वलेंट निकालेंगे फाइनली, सो इट विल बी 15 into 30 upon 15 plus 30। ओके, तो इस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते थे। सो दिस विल बी 15 into 30 डिवाइडेड बाई 45, सो दिस विल बी 10 ओम। तो इस तरीके से फाइनली हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले में पहले बताओ, बैलेंस्ड में किसी को डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। नहीं सर। पक्का? ये जो बैलेंस का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, पक्का इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो। नहीं? ओके, चलो डिस्कस करते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। आंसर पब्लिकली नहीं करें, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। इससे हम 15 कर लेते हैं, इसे 30 कर लेते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन इज टू आइडेंटिफाई। अभी देखो क्या है, मैं व्हीट स्टोन पढ़ा रहा हूँ
तो आपको व्हीटस्टोन समझ में आ जाएगा। अभी सारे स्टूडेंट सॉल्व करना बंद करें। नाउ लिसन टू मी एवरीवन। अभी क्या है, बिकॉज I have given the heading as Wheatstone bridge, so now you know that we need to apply the Wheatstone. But when we talk about कि हम पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करें, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, सो पता है हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखें, हम स्टेप्स देखते हैं। पहले स्टेप्स बहुत ही क्लियर है। पहले हम देखते हैं सीरीज है क्या। सब लोग ध्यान दें, क्वेश्चन लेट्स से आपको पता ही नहीं है कि ये व्हीटस्टोन सेक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले चेक करो यार कहीं पे सीरीज दिख रहा है क्या। नहीं, कोई भी दो रेजिस्टर सीरीज में नहीं है। क्या कहीं पे पैरेलल दिख रहा है क्या। पैरेलल का आइडेंटिफिकेशन क्या था, स्टार्ट भी सेम हो रहा है और एंड भी सेम हो रहा है। कोई भी दो रेजिस्टर आपको पैरेलल नहीं दिखेंगे कि जिनका स्टार्ट भी सेम हो और एंड भी सेम हो, जिससे आप रिडक्शन सॉल्व करें। तो क्या हम रिडक्शन कर सकते हैं क्या, नहीं। जब तक हमें कोई भी सीरीज या पैरेलल नहीं पता तो हम रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, ये हमें पता चला। तो फिर रिडक्शन के बाद हम ट्राई करते हैं क्या फ्री वायर्स हैं क्या कहीं पे, देखते हैं फ्री वायर्स है क्या। तो फ्री वायर्स भी कहीं पे नहीं है। सो इससे क्लियर पता चलता है कि लेट्स ट्राई द व्हीटस्टोन। ओके, सो ट्राई करें कि व्हीटस्टोन मैच कर रहा है क्या। सो व्हीटस्टोन का स्टेप क्या था कि एक इनपुट से दो वायर स्प्लिट होंगी, वो दो वायर फिर से किसी एक पॉइंट पे एंड होंगी, बट उन दोनों में एक कनेक्शन होगा, ठीक है, जिसे हम R5 बोलते हैं, जिसे हम रिमूव करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ उसी टाइप में से हो जाता है हमारे लिए। क्या कि अगर हम इस फिगर में देखें तो इस फिगर में दिख रहा है कि यहाँ से दो वायर स्प्लिट हो रही हैं, एक 10 और एक 5। ओके, देन लेट्स से ये एंड पॉइंट है, बिकॉज हमें 5 वायर का कॉम्बिनेशन देखना होता है, तो एंड पॉइंट से दो वायर्स आ रही हैं ये। डन। अभी खास बात है कि इन दोनों वायर्स को एक थर्ड रेजिस्टर ज्वाइन कर रहा है। तो ये पैटर्न है हमारा आइडेंटिफाई करने का कि यार ये 5 रेजिस्टर्स व्हीटस्टोन बना रहे हैं। अभी व्हीटस्टोन में चेक क्या करना है, रेशियो। सो हमें प्रॉपर दिख रहा है दैट 5। सर आवाज कट हो गई थी। सर आपका ना ऐसे आवाज बीच में से कट हो रहा है। ओके, मे भी थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आई गेस नेटवर्क स्ट्रेंथ उतना नहीं आ रहा है मेरे यहाँ पे। ओके, तो फिर से थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है वो टारगेट क्या है, इनपुट से जो दो वायर्स आई हैं उनके नियरेस्ट अगर मैं एंड पॉइंट देखूं सो वहां से दो वायर्स आ रही हैं, दैट एंड पॉइंट सीम्स लाइक 15 एंड 20, उससे जो दो वायर आ रही हैं और उन दोनों को ज्वाइन करने वाले जो जंक्शंस को ज्वाइन कर रहा है दैट वन इज 20। सो इससे क्लियर होता है कि ये 5 रेजिस्टर एक व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जिसमें 5/10 का जो रेशियो है वो 15/30 से मैच कर रहा है। इसका मतलब हमें रिमूव करना पड़ेगा 20 वाले को। ओके, और रिमूव करके इस फिगर में ज्यादा नहीं ध्यान देना है, हमें ऐसे कॉमनली याद करना है कि रिमूव करने के बाद ऊपर के दोनों किस में आ जाते हैं, सीरीज में आ जाते हैं, और नीचे के दोनों भी सीरीज में, और उनका पैरेलल फिर कॉम्बाइन होता है। तो एक्चुअल फिगर कुछ इस टाइप का बन जाता है हमारे पास। 20 रिमूव करने के बाद ये बचेगा 5, ये 15, ये है 10 एंड ये है 30 एंड दिस वन इज 40। सो अगर हम सॉल्व करें so of course this 5 and 15 they will be added up, so ये 5 and 15 होगा और ये 10 and 30 ऐड होगा दोनों सीरीज के बाद फाइनल पैरेलल में। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दिखेगा कि ये एक पैरेलल है और 15 and 5 will be 20, ये एक पैरेलल है आएगा, या ये एक पैरेलल है 40 और यहाँ पर एक और 40। सो 20 and 40 का अब हम क्या सॉल्व करेंगे, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। सो 20 and 40 का पैरेलल होगा, उसके साथ फिर हम 40 सीरीज में ऐड कर देंगे। तो फाइनल आर कितना आ रहा है, डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि इन दोनों का जो पैरेलल होगा वो कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। इन दोनों का पैरेलल होगा 20 into 40 by 20 plus 40। सो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 40/3, और इस 40 के साथ ऐड कर देंगे तो फाइनली जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 40/3 प्लस 40, 160/3। या सो आर इक्विवेलेंट विल बी 160/3। सो अभी बताओ यार, किसी को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि
व्हीटस्टोन कैसे आइडेंटिफाई करना है तो बताएं। किसी को सर व्हीटस्टोन, ऐसे ही और कोई टाइप आ सकता है? बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे टाइप हैं। अभी जब मैं शीट दूंगा तो उसमें सर आपको काफी बेसिक सारे प्रेफरेंस मिलेंगे। ओके सर ऐसे और एग्जांपल्स दो ना। ओके चलो ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, बट ट्राई करना है कि ज़्यादा एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस शीट में करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा एग्जांपल करेंगे तो टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। ओके लेट्स सी वन मोर एग्जांपल देन। सर भेजा है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन, वेरी गुड। सो अभी आपको पता है कि व्हीटस्टोन ढूंढना इसलिए इजी है, बट जब पूरा एक साथ आता है क्वेश्चन तो फिर ढूंढना टफ होता है कि यार मतलब व्हीटस्टोन लगेगा या सीरीज पैरेलल लगेगा, ये पॉइंट होता है। बट एक बार थोड़ा सा आपका हैबिट रहेगा तो दिख जाता है, उतना कुछ इश्यूज नहीं है, उतना प्रॉब्लम नहीं होता। सबसे अच्छी बात है कि अगर इक्वल रेजिस्टर है तो पक्का व्हीटस्टोन ही बनने वाला है बैलेंस्ड वाला, क्योंकि आर बाई आर का रेशियो जो होगा वो हर जगह पर आर बाई आर ही आने वाला है। तो बिना किसी टेंशन के समझ में आ जाता है कि व्हीटस्टोन बनेगा। अगर हम फील करने का ट्राई करें तो देखें, ये एक वायर है और ये एक वायर है, फिर एक एंड पॉइंट पर दो वायर उन्हीं दोनों वायर से ज्वाइन होती हैं और उनको एक बीच में रेजिस्टर कनेक्ट करता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने गेस कर लिया होगा कि ये हमारा व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है। तन्मयी, इट्स नॉट करेक्ट। ओके सो फिर से देख लेते हैं, ये वायर और ये दो वायर, इनपुट से दो वायर्स हैं, फिर उन्हीं दो वायर से स्टार्ट हो रहा है, एक एंड पॉइंट की तरफ दो वायर्स कनेक्ट हो रही हैं और उन दोनों के कनेक्शन पॉइंट पे वायर्स ज्वाइन है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो इसे सॉल्व करेंगे सो बीच वाले वायर को रिमूव कर देंगे, बीच वाले वायर को रिमूव कर देंगे तो फिर फिगर एकदम इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये एक रेजिस्टर है हमारे पास, अभी बीच वाले वायर को हटा दिया अगर हमने तो फिर हमारे पास बहुत ही सिंपल बच जाएगा सॉल्व करने के लिए। कैसे? ये दोनों आर और आर सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों आर और आर सीरीज में, और ये तीनों मिला के फिर पैरेलल में आ जाएंगे। तो अगर इन तीनों का पैरेलल देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, आर और आर का सीरीज टू आर, then again R and R का series to R, then again it is in parallel with the another R। so ये हो जाएगा हमारा सॉल्विंग का आंसर। अभी स्टेप वाइज करते हैं यार, ऐसे
3 पैरेलल सॉल्व करने से बेटर है 2 इक्वल। हमें पता है कि ये 2 इक्वल आर 2R और R है, सो इन दोनों का आंसर क्या आ जाने वाला है R। 2R और 2R का पैरेलल जो आएगा वो आएगा R, और फिर इस और इस R का पैरेलल सॉल्व करेंगे, सो फाइनली R और R का पैरेलल आ जाएगा R/2। सो फाइनल जो R इक्वलेंट आएगा वो R/2 आ जाएगा। तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने, मानव, जैद, काफ़ी अच्छा आंसर करेक्ट किया, हर्षवर्धन। बाकी लोगों ने भी ऑफकोर्स ट्राई किया होगा और अभी उन्हें ये समझ में आने लग गया होगा कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन आइडेंटिफाई करना कितना इजी है, अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली सॉल्विंग भी कर सकते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, व्हीटस्टोन में, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में। ओके, एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन का भी एग्जांपल देख लेते हैं, बोले। सो आई गेस आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, सो वी नीड टू कन्वर्ट अ डेल्टा इनटू अ ट्रायंगल। सो अगर मैं बात करूं, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस डेल्टा इनटू अ y and this delta into a y. So the conversion will be one wire here, one wire here, one wire here. ये एक कन्वर्जन हो जाएगा, सेकंड कन्वर्जन हो जाएगा इस वाले का, और मुझे लग रहा है फॉर्मूला सबको एकदम अच्छे से याद ही है। अगर हम बात करते हैं, चले इस फर्स्ट वायर से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट वायर इज इन बिटवीन 5 and 10। तो देखिएगा होगा 5 into 10 डिवाइडेड बाई, टोटल कितना है, 5 है 50 प्लस 10 है प्लस 15 है, सो इट इज 30। सो अभी क्लियर हो गया कि आंसर आ जाएगा 5/3। डन। ये हुआ ये वाले वायर का। इस वाली वायर की बात करें तो ये वाला वायर हो जाएगा 10 into 15 डिवाइडेड बाई, फिर पता है एडिशन क्या आएगा, 30। सो आंसर कितना आ जाएगा, 5। डन। ये वाली वायर का देख लेते हैं। सो ये वाली वायर का आ जाएगा 5 into 15 डिवाइडेड बाई 30। सो इसका मतलब ये हो जाएगा 5/2। तो इस तरीके से ऑल 3 वायर्स का हमने डेल्टा टू वाई कन्वर्जन कर लिया। सिमिलरली इस वायर का भी कन्वर्जन कर लेते हैं। सो इस वायर का कितना होगा, 10 into 5 डिवाइडेड बाई 30। सो 10 into 5 डिवाइडेड बाई 30 मतलब ये आ गया 5/3। इसको अगर सॉल्व करें फिर इसमें ऑलमोस्ट सेम ही कैलकुलेशन होगा। हाँ, बिकॉज मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि टेंशन ना हो, हाँ, क्योंकि हमारा पर्पस कॉन्सेप्ट समझना है, मल्टीप्लाई डिवाइड सीखना नहीं है। तो इसलिए मैंने हाँ। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि आपको जस्ट आंसर सिमिलर मिल जाए। सो ये आ जाएगा 5/2 और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। तो 15 into 10 by 30 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बैलेंस्ड की तरह सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट
विद अ कॉम्बिनेशन पार्ट। सो ये हुआ एक वायर, एक रेजिस्टर यहाँ पर हुआ, एक रेजिस्टर यहाँ पर है, एक रेजिस्टर यहाँ पर है, एक रेजिस्टर यहाँ पर है, एक रेजिस्टर यहाँ पर है और एक रेजिस्टर यहाँ पर है। ये इसका कन्वर्जन हो गया। ये 5/3 है, ये 5/3 है, ये 5/2 है, ये 5 है, ये 5/2 है, ये 5 है, सॉरी ये 5 है और ये 5/2 है। तो अभी बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों का मिला के फिर हमें पैरेलल चेक करना है और सेपरेटली ये दोनों भी सीरीज पे है। तो सेपरेटली ये दोनों भी सीरीज में कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सॉल्व करने के बाद 5/3 भी सीरीज में दिखेगा। सो बहुत ही स्पीड से कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 + 5/2, 5/2 + 5, सो ये हो गया 15/2। 15/2 हुआ ऊपर वाली ब्रांच का और सेपरेटली नीचे वाली ब्रांच का भी 15/2। सो दोनों का अगर सॉल्व करेंगे 15/4। या सो आ जाएगा 15/4। सो ये हमें पता ही आ रहा है 15/2, दोनों का ऐड करेंगे 15/4। सो फाइनल आंसर विल बी, आर इक्विवेलेंट की अगर डायरेक्टली बात करें सो इट विल बी 5/3 + 5/3 + 15/4। सो देखें तो ये हो गया 10/3 एंड 15/4। जस्ट सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो इट विल बी 40 एंड 45, सो 85 / 12। ओके, तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते थे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा, इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिंपल कैलकुलेशन ही दी है। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप लोग पैटर्न समझे कि कैसे एक अंदर के डेल्टा को हम ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो बताओ यार, व्हीटस्टोन में किसी को कुछ डाउट है तो बता दो अभी। व्हीटस्टोन ब्रिज सेक्शन समझ आया या नहीं? समझ गए। तो यहाँ से हमारे आर इक्विवेलेंट के काफी सारे केसेस समझ में आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आर इक्विवेलेंट के, बट अभी हमें 10th में वो सारी चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, या लेट्स से मैं एक और केस बता देता हूँ, एक और केस डिस्कस कर लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद भी एक लास्ट केस। इसके बाद हमारा आर इक्विवेलेंट का सेक्शन कंप्लीट होगा, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे बैटरी के बारे में। तो एक और लास्ट पार्ट देख लेते हैं, इसे बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इस सेक्शन को बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री। ओके, सो इनपुट आउटपुट सिमेट्री की अगर बात करें तो बेसिकली इनपुट आउटपुट सिमेट्री मतलब एग्जैक्टली इसमें हमें क्या डिस्कस करना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेम से बहुत ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हमारी यहाँ पर। ठीक है, नेम से क्या चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इनपुट से देखो या फिर आउटपुट से देखो, दोनों ही चीज़ें क्या दिखनी चाहिए, सेम दिखनी चाहिए। सर आपका आवाज बीच में चला गया। ओके ओके, just wait. Okay, just wait, hold for a minute. Okay, let me check. हेलो, ओके यार, थोड़ा सा हमारे यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा रेनी वेदर है, कनेक्शन उतना अच्छा आ नहीं रहा है, तो ट्राई करते हैं बीच में कुछ भी अगर ऐसा गैप रहता है तो आप एक बार इन्फॉर्म कर दो। अभी थोड़ा आ रहा है क्या क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, ओके, clear है। चले कोई बात हाँ नहीं, सर। तो स्लोली डिस्कस कर लेंगे, हो जाएगा। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं एक नया टॉपिक आपको बता रहा था जिसका नेम है इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनपुट आउटपुट सिमेट्री। अच्छा, इनपुट आउटपुट सिमेट्री नेम से बहुत ही चीज स्ट्रेट क्लियर है कि आप इनपुट से भी देखो या आउटपुट से भी देखो, दोनों चीजें सेम
दिखेंगी आपको। मतलब मैं कुछ फिगर ऐसे बना देता हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा इनपुट आउटपुट सिमेट्री दिख रही है आपको। ओके, सो इस फिगर को अगर आप ऑब्जर्व करो, सारे रजिस्टर अगर आ रहे हैं तो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा। आप ए से देखो या फिर बी से देखो, बिल्कुल सिमिलर फिगर दिख रहा है। अच्छा, पक्का? ओके, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, सो ये फिगर्स में आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि आप इनपुट से देखो या फिर आउटपुट से देखो, दोनों ही चीजें एकदम आपको सिमिलर दिख रहे होंगे, बिल्कुल सिमिलर। ओके, सो ये सारे फिगर आप देखो, इन सारे फिगर में बहुत सारे आ रहे हैं और यहाँ पर कोई भी व्हीट स्टोन कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होगा। आप देखिए व्हीट स्टोन कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होगा, क्योंकि व्हीट स्टोन कॉम्बिनेशन की एक प्रॉब्लम है कि इनपुट से जो दो वायर हैं और आउटपुट से दो वायर हैं और उन पे जो एक कॉम्बिनेशन है, इन पे कोई सेपरेट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सी और डी वाले पॉइंट पे ए और बी पे कॉम्बिनेशन हो सकता है आगे की तरफ, सी और डी पे कोई अगर कंट्रीब्यूशन है, लेट्स से एक वायर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दी, तो ये व्हीट स्टोन नहीं बनेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अगर इस फिगर में मैं देखूं, आपको लग रहा होगा कि सर क्या ये व्हीट स्टोन है, क्या ये वाला, ये दो वायर्स हैं फिर बीच में एक कनेक्शन है और ये दो सेपरेट वायर है, क्या ये व्हीट स्टोन है? तो नहीं होगा। क्यों? बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन। ठीक है, ये चलता है, ये वाला कनेक्शन चलता है, ये नहीं चलता है जो उसके बीच की वायर से किसी पॉइंट से कनेक्टेड हो। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर सर या सर सी और डी में कितने भी रेजिस्टर, सी और डी पॉइंट के बीच में कितने भी रेजिस्टर्स हो सकते हैं ना? हाँ, एक सीरीज में कितने भी हो सकते हैं, मतलब सी एंड डी पे इस तरीके से कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ओके, सो बात करते हैं कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री को फिर सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से हम इन्हें अप्रोच करने वाले हैं। सो देखें किस तरीके से अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ पर यूज करते हैं टेक्निक, जो यूज करते हैं वो टेक्निक है क्या, इनपुट और आउटपुट पे करंट शुड बी सेम। ओके, सो करंट फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट लुक सिमिलर। पहला कंडीशन है, तो करंट जो है इनपुट और आउटपुट से वो सिमिलर दिखनी चाहिए। ठीक है, इनपुट और आउटपुट से सिमिलर दिखनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस केस में हम यूज करते हैं सर्किट रिमूवल टेक्निक। सर्किट रिमूवल, अच्छा देखिए ये टेक्निक है क्या, करना क्या है। सबसे पहले देखना है कि इनपुट और आउटपुट से करंट एकदम सिमिलर दिखनी चाहिए। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं कि लेट से पहले ये तीन एग्जांपल्स मैंने पिक किए हुए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इन तीनों के थ्रू ही हम पूरा ये अच्छे से क्लियर कर लेंगे। पहले हम फिगर नंबर 1 को क्लियर करते हैं। क्या, जिस तरीके से मैंने एक फिगर बनाया, आपको कहा कि इनपुट और आउटपुट से जो करंट का कंडीशंस है वो बहुत ही सिमिलर होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब समझेंगे आप? सर फिर से आवाज। ओके, अभी क्या सिचुएशन है, जब हमने स्टेटमेंट फर्स्ट देखा दैट करंट शुड बी वेरी सिमिलर, डन, एंड सर्किट रिमूवल टेक्निक, तो देखिए वो दो स्टेप्स क्या है, करंट सिमिलर मतलब लेट से यहाँ से करंट जा रही है एक्स करंट, ठीक है, यहाँ पर करंट जा रही है वाई करंट,
नाउ बिकॉज ये इनपुट है और ये अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट पे जो सिमिलैरिटी है, आप देखो बिल्कुल सिमिलर फिगर दिख रहा है, इसका मतलब ये जो आउटपुट की वायर है इसमें भी यहाँ पर एक्स करंट होनी चाहिए और ये जो इंक्लाइन वाला ऐसे है इस वाले कनेक्शन में कितनी करंट होनी चाहिए, वाई करंट। तो पहले बताओ किसे ये बात नहीं समझ में आई, पहली लाइन करंट फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट लुक सिमिलर। सर ये बस यानी इसका कोई प्रूफ है क्या? नहीं प्रूफ नहीं, ये कॉमन सेंस है। देखें ये जस्ट एकदम सिंपल बात है यार, कोई फिगर है जिसको आप इस तरफ से देखो तो वही दिखेगा और इधर से देखो तो वही है, तो इसका मतलब इधर पे जो दो वायर्स थी उन पे अगर करंट फ्लो हो रही है तो आप इधर से देखो तब भी तो वही करंट्स दिखनी चाहिए। यही तो सिमिलरिटी का मतलब है। हाँ ओके ओके हाँ तो ये जो सिमिलरिटी का मीनिंग है, अभी ये सबको समझ आया सिमिलरिटी का मीनिंग? सब रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस सेम चाहिए ना पर इसके लिए? नहीं, दिखना सिमिलर चाहिए, मतलब अगर मैं हाँ सेम टाइप होना चाहिए या फिर कोई स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसे 10 लिख दिया और इसे 20, तो इनपुट से देखोगे तो यहाँ पर 10 दिखेगा बट आउटपुट से देखोगे तो यहाँ पर 20 दिखेगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसे 50 कर दें और इसे 50 और इसे 30 कर दें तो चलेगा, आप इधर से देखेंगे तो ये 50 और 30 दिखेगा और आप इधर से देखेंगे तो ये 50 और ये 30 ही दिखेगा। तो जो दोनों में कॉमन है वो कुछ भी सेपरेट वैल्यू कैरी कर सकता है, ठीक है। ओके तो फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आया, करंट फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट लुक सिमिलर। नंबर 2, अब फील करो यार, अब सब लोग ध्यान देंगे। सपोज यहां से एक एक्स करंट जा रही थी, डन। अगर इस वायर में एक्स करंट ही फ्लो होनी है दैट मीन्स यहां से कोई भी करंट इंटर नहीं करनी चाहिए इस वायर में। अगर इंटर कर गई होती तो ये फिर एक्स आंसर नहीं आता ना। सबको ये लॉजिक समझ आया कि अगर ऊपर वाली वायर से कोई करंट इसमें चली गई होती तो आंसर एक्स आता क्या? कभी नहीं आता। नहीं क्लियर? तो इससे ये पता चलता है, इससे क्या चीज हमें क्लियर होती है कि इन चीजों की खास बात यह है कि अगर एक बार वायर में एक्स आ गया है तो यहाँ वाली करंट वायर में नहीं जाएगी, वो वापस ही सेम वायर में जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस फिगर में ऑल्दो ये पॉइंट ज्वाइन है, ये पॉइंट अगर हम देखें ज्योमेट्रिकली ये पॉइंट ज्वाइन है, लेकिन अगर हम मैथमेटिकली सॉल्विंग की बात करें तो ये पॉइंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये पॉइंट बेकार ही लगा हुआ है वहां पे। तो इसका मतलब ये है कि हम इस पॉइंट को डिटैच करके कंसिडर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सर्किट रिमूवल। क्या कि इस पॉइंट को जिसको हम यहाँ पे साथ में सोच रहे थे उसे हम डिटैच कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर डिटैच हो गया तो देखो कितना इजी हो गया, ये एक सिंगल वायर हो गई, ये एक वायर हुआ और जिसका पैरेलल यहाँ से एक पार्ट आया और ये पार्ट आया, ये दोनों पैरेलल होंगे और फिर से ये सीरीज में आ जाएगा। तो देखो पहले हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, बिकॉज हमें लग रहा था कि ये अपर वायर की करंट, हमें लग रहा था कि इस वायर की करंट कुछ इसमें जा सकती है, तो हमें क्लियर नहीं था कि क्या कंडीशन होगी। बट बाई लॉजिक ऑफ सेम करंट मेथड एंड सर्किट रिमूवल टेक्निक हमने क्लियर कर लिया कि ये फिगर कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबको अगर मैं आर नेम दे दूं कि सबका रेजिस्टेंस आर है तो अभी इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली। ये दोनों जो आर है ऊपर वाले वो सॉल्व हो जाएंगे किसमें? 2R में, बिकॉज वो सीरीज में थे। सो ये टेक्निक हुआ, ये एक आर रहेगा ही रहेगा, इसके साथ वाला ये 2R हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये आंसर हो गया R और ये हो गया 2R। अब इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे R एंड 2R का और फिर बाकियों के साथ सीरीज में करेंगे। सो इसका पैरेलल निकाल लेते हैं। सो इसका पैरेलल अगर देखें R एंड 2R और बाकी रिमेनिंग को सॉल्व कर देंगे। सर या सर रियल लाइफ सिचुएशंस में भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, रियल लाइफ सिचुएशन में भी है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप गैल्वेनोमीटर लगाकर चेक करें सारे वायर्स को तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वाले वायर की कोई भी करंट यहाँ पर नहीं आई है। तो रियल में जैसे आप देखते हो ना कि किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, किसी गैजेट्स में बहुत सारे ऐसे सर्किट्स बने होते हैं, ठीक है। हाँ अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर वायर की करंट सब जगह जा रही होती है।
स्पेसिफिक काम होते हैं कि ये वायर की करंट है वो इधर इधर ही स्प्लिट हो रही है, फिर कुछ कोई एक स्पेसिफिक था, यहाँ से एक करंट आई थी वो कुछ इनमें स्प्लिट हो रही है। तो वो डिजाइन किए जाते हैं, कंपोनेंट इस तरीके से लगाए जाते हैं, कंपोनेंट मतलब रेजिस्टर्स, कि हमें जिस तरीके से करंट जहां पर भेजनी है उस तरीके से वहां पर जाए करंट। सर या सर मतलब ये कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता है, कौन से डिवाइस में? ऐसा पर्टिकुलर डिवाइस नहीं है, मैंने अभी बताया कि एक बड़ा सा डिवाइस है, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ये मेयर उसका एक पार्ट है। सर जैसे अगर 8 सेगमेंट डिस्प्ले हो तो फिर उसमें भी बहुत सारी वायर होती है, तो फिर ये ऐसा ही होता है क्या? हाँ, तो ये जस्ट देखो, इसका रियलिस्टिक अप्रोच मैं बताऊं, ये सिर्फ एक कंपोनेंट है, आप इसको बिल्कुल मतलब कि नहीं एक डिवाइस में सिर्फ यही कॉम्बिनेशन रहेगा, ये जस्ट एक कंपोनेंट है, ठीक है। इट इज लाइक Okay, sir. कि एक डिवाइस मतलब होल कार है, और ये समझ लो सिर्फ एक आप समझ लो कि व्हील है, एक सिंगल व्हील, इतना छोटा कंपोनेंट है ये, ठीक है। सो एक्चुअल सर्किट्स इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, सो डिवाइसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। अभी हम ये बात करें आर एंड आर की, सो ये 2R, इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे, सो R इंटू 2R बाई आर प्लस आर 2/3, सो ये हो जाएगा 2R/3, एंड ये R है, ये R, अब इन लोग को सॉल्व कर देंगे, आप आंसर निकाल सकते हैं, ऊपर ऐड हो जाएगा और नीचे 2R के साथ पैरेलल सॉल्व कर देंगे। तो ये पैटर्न था जिस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते थे। अभी बात करें तो सेम टेक्निक काम आ जाएगी कहाँ पर, सेकंड में अभी थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, सपोज यहाँ पर भी एक वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड में भी क्या करेंगे, अपर एंड बॉटम रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से हम सेकंड सिनेरियो को भी कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो क्या हो जाएगा, ये ऑल वायर्स आर सम रेजिस्टेंस, ओके, लेट्स कंसिडर ऑल द वायर्स आर हैविंग सम रेजिस्टेंस। सो ये सिचुएशन हुई। अभी मैंने बात की थी करंट्स की, कि इनपुट से अगर इस वायर में एक्स करंट गई है तो यहाँ आउटपुट पे भी बीच वाली वायर में एक्स करंट होनी चाहिए, मतलब ऊपर की कोई वायर का बीच में कंट्रीब्यूशन नहीं है होने वाला। अगर इसमें वाई करंट गई थी तो यहाँ पर भी वाई रिटर्न होनी चाहिए, और अगर इसमें जेड करंट गई थी तो यहाँ पर भी घूम फिर के जेड रिटर्न होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर सर्किट रिमूवल करना पड़ेगा, और अगर सर्किट रिमूव कर देंगे तो बहुत ही सिंपल दिखेगा। यहाँ से ये एक सर्किट अलग हो जाएगा, ये एक वायर अलग हो जाएगी सॉल्विंग के लिए, और ये एक सर्किट अलग हो जाएगा। सो ऑल द वायर्स आर हैविंग सेम रेजिस्टर। सो इस तरीके से सीरीज पैरेलल जो भी किया था उस तरीके से हम यहाँ पर इसे कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हमने यहाँ पर डिटैच कर दिया हुआ है और अलग अलग दोनों को सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, अभी थर्ड जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें डिटैचमेंट का हमने एक पैटर्न बताया। क्या, सपोज ये दो वायर ज्वाइन थी यहाँ पर, तो जब डिटैच करेंगे तो बिकॉज ये दोनों वायर्स ज्वाइन है ना, तो फिर इनको ज्वाइन ही रखेंगे। लेकिन सोचो कोई दो ऐसी वायर्स हैं जो ज्वाइन नहीं थी, मतलब लाइक इन दिस फिगर, ओके। सो इस फिगर की अगर बात करें तो इस फिगर में ये जो वायर है ये किसी दूसरे वायर के साथ ऐसे ज्वाइन नहीं थी, बीच वाली वायर। मतलब अगर मैं करंट्स की बात करूंगा कि यार इस वायर में एक्स करंट गई, सो इस वायर से वापस रिटर्न एक्स करंट जानी चाहिए, और इस वायर में अगर वाई करंट गई तो इस वायर से रिटर्न आनी चाहिए वाई करंट। क्लियर। अभी प्रॉब्लम देखना कि अगर इस वायर में वाई करंट जा रही है और कोई करंट यहाँ पे स्प्लिट हो गई तो फिर वो वापस वाई कभी नहीं हो पाएगी ना। तो इससे क्लियर पता चलता है कि यहाँ पर करंट नहीं आएगी, यहाँ पर इस वायर में करंट क्या आएगी, जीरो, क्योंकि अगर स्प्लिट हुई तो वाई पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम लॉजिकली देखें कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री के केस में जिस वायर में पॉसिबल नहीं है करंट, उन्हें रिमूव कर देंगे, डिटैच कर देंगे। तो बेसिकली ये फिगर आपका ये फिगर ही बन जाएगा। सिर्फ फर्क ये होगा, या जस्ट अ मिनट, ये जो वायर है इनको हम रिमूव कर देंगे। तो अगर रिमूव करेंगे तो इसका किसी वायर के साथ कनेक्शन तो है नहीं,
कि करंट इसमें फ्लो होगी और निकालेंगे, नहीं, ये एज अ ओपन सर्किट कंसिडर किया जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों वायर क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी, नो करंट। सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व होगा सिंपल और स्ट्रेट, ये जो बीच के दो रेजिस्टर है वो हट जाएंगे और सिर्फ इस तरीके से ही आंसर आ जाएगा। या अब बताएं, एनी डाउट? नो सर। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा एक्चुअल। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, बिकॉज सारे सीरीज पैरेलल में दिखने लग गए। ठीक है, तभी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक पैटर्न था इनपुट आउटपुट सिमेट्री, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। बहुत सारे अगर आपको रेजिस्टर्स दिख रहे होते हैं, ऑल्दो ज़्यादा यूज इसका पड़ता नहीं है, अभी बहुत सारी अदर टेक्निक्स भी होती हैं, बट हमें उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक के लिए जितने हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस देखे हैं उतने सफिशिएंट है हमारे लिए आर इक्विवेलेंट को डिस्कस करने के लिए। किसी को कुछ डाउट है इनपुट आउटपुट सिमेट्री में तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। सर आप थर्ड वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो शॉर्ट में? ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। देखिए अभी थॉट क्या है, मैंने बताया कि जैसे एक्स इस वायर में जा रही है ये करंट, और इस वायर में अगर वाई जा रही है ये, तो अभी थॉट हमारा ये है यहाँ पर कि अगर वाई करंट जाएगी तो यहाँ पर वाई ही आनी चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर कोई करंट स्प्लिट हो गई होती यहाँ पर, तो वो सेम करंट कभी वाई पहुंच ही नहीं पाती ना, जबकि वो पॉसिबल ही नहीं है। इनपुट आउटपुट सिमेट्री में करंट शुड बी वेरी सिमिलर। सो इससे पता चलता है कि ये जो दो रेजिस्टर्स हैं बीच में जो लगे हुए हैं, उन पे करंट आ ही नहीं रही है। सर ठीक है, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। ओके, तो जो पॉइंट यहाँ पर हम बता रहे हैं, सर्किट रिमूवल टेक्निक, आपको एक्स, ये जो हॉरिजॉन्टल में करंट जा रही है, इसमें करंट जाने के लिए जो भी करंट है, बाकी अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव का मेथड मैं बता रहा हूँ। इफ देयर आर टू रेजिस्टर लाइक दिस, सो रिमूव करना है मतलब इन दोनों को ऐसा नहीं करना है कि हटा देना है, पूरा नहीं करना है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड। ठीक है, बट अगर एक सिंगल रेजिस्टर है, सो यू कैन जस्ट इग्नोर इट। रिमूव मतलब सीधा नो करंट है, हटा ही दिया पूरा। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन, प्रैक्टिस शीट में भी बहुत कम क्वेश्चन इस चीज़ के रहेंगे, तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लें इसका। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। अभी हमें बात करना था